है एवरीवन व्हाट्सअप वेलकम टू मार्गदर्शन दिस इज प्रकार पाशा। सो जेई मेंस का 5 अटेम्प्ट खत्म हो चुका है और जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अब तैयारी चालू कर देना चाहिए। बच्चों को डाउट रहता है कि अप्रैल की स्ट्रेटेजी कैसी रखनी है, तो उसी के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इसके अलावा डाउट भी ये भी रहता है कि जेई एडवांस की तैयारी चालू करना चाहिए अभी, कि जेई मेंस की तैयारी पे ही रहना चाहिए। तो जिस तरीके से बीमारी अलग अलग रहती है उसी तरीके से जो उसका उपचार रहता है वो भी अलग अलग रहता है। वैसे ही जिस तरीके से बच्चे अलग अलग कैटेगरी में रहते हैं उसी तरह से उनकी स्ट्रेटेजी भी अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न जानना ज़रूरी रहता है एग्ज़ाम देने से पहले, तो वे उसी प्रकार से जेई मेंस का मार्च एडम की जो पेपर एनालिसिस है वो भी करेंगे। थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा आपको। जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा आपको एक ब्लॉग भी दिखेगा, उस ब्लॉग पे जाके भी आप लोग चेक कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और जेई से रिलेटेड वीडियोस और कॉलेज गाइडेंस चाहते हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्च पेपर की एनालिसिस करते हैं। तो एज ऑब्वियस जैसा पता था कि जेई मेंस जो है वो फरवरी अटेम्प्ट से ज़्यादा टफ होने वाला है मार्च वाला अटेम्प्ट। तो इस तरीके से सारे अटेम्प्ट जो रहेंगे वो टफर होते जाएंगे। तो मार्च वाला अटेम्प्ट टफ था थोड़ा। उसमें खास करके अगर मैं सब्जेक्ट वाइज की बात करूँ तो जो मैथमेटिक्स था वो कंपेरेटिवली टफ था फिजिक्स और केमिस्ट्री के। उसके बाद केमिस्ट्री जो था वो थोड़ा सा ट्रिकी था, ईजी नहीं बोलूँगा। और उसके बाद जो अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स जो था वो मॉडरेट था, वो भी इजी नहीं था। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर में मैथमेटिक्स थोड़ा टफ आया था। इसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो खासकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से काफ़ी क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी बेस्ड थे। एक मैच द फॉलोइंग था जो डायरेक्ट एप्लीकेशंस पे ऊपर था, जो कि सीधा एनसीईआरटी के लैंग्वेज से ही था। ये शायद 18 मार्च को शिफ्ट 2 में आया था, तो डायरेक्ट उसी से था। उसके बाद अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी बेस्ड इतना पेपर नहीं था, थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर थोड़ा बाहर से भी आया था। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट। तो ये थोड़ा पेपर एनालिसिस था। उसके अलावा जो टॉपिक एनालिसिस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थोड़ा, और थोड़ा उसके अलावा आपको ब्लॉग में भी मिल जाएगा। फिर अपन अप्रैल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो अलग अलग स्कोर्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी कैटेगरी ये नहीं है तो आप लोग आगे डायरेक्ट जंप भी कर सकते हो। नीचे टाइमलाइन देगा, टाइमलाइन में अलग अलग सेक्शन दिखेंगे आपको, डायरेक्ट आप सेक्शन पे भी जाके जंप कर सकते हो। और अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पूरी वीडियो देखो शुरू से लास्ट तक की। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा अगर आपका स्कोर 120 से कम है। जनरली क्या होता है कि अगर 120 से इसको कम रहता है तो इस बार जो रैंक रहेगी आपकी वो लगभग रहने वाली है आपकी 15 के टू 20 के, लगभग इतनी रैंक रहने वाली है। और इतनी रैंक में आपको कॉलेज एनआईटी मिल सकता है, लेकिन आपको आपके लेवल की ब्रांच नहीं मिलेगी। आपको एक ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर अगर ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भी करना रहा तो आपको कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना रहेगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने से अच्छा ऐसा है कि एक बार और थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करें, तो आपका जो फोकस रहेगा वो आपका वापस से जेई मेंस की तरफ ही रहेगा। अभी आपको एडवांस के बारे में नहीं सोचना है, आपको थोड़ा अप्रैल वाले अटेम्प्ट में आपको थोड़ा और जेई मेंस की तरफ पुश करना है, ताकि आप लोग एक अच्छा और एक डिसेंट कॉलेज मिल सके। ठीक है, तो आपको फोकस जो रहेगा आपका वो जेई मेंस की तरफ रहेगा। उसके अलावा आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, तो मैं अगर बोलूँ तो सबसे पहले आपको जो है वो एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एनसीईआरटी कैसे रिवीजन करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो एक मैंने वीडियो में बताया हुआ है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप डायरेक्ट जा सकते हो, देख सकते हो, या फिर ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। तो एनसीईआरटी करना है। सेकंड चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि सेकंड चीज़ जो है वो आप लोग पीवाईक्यूज करना है। और थर्ड चीज़ आपको मॉक टेस्ट करना है। एनसीईआरटी तो वैसे सभी बच्चों के पास रहती है, अगर आपको फिर भी पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो क्लास 12 की मार्गदर्शन की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हो। पीवाईक्यूज जो है वो भी है 2020 2019 के पीवाईक्यूज डले हुए, सारी शिफ्ट के डले हुए, आप लोग जाके देख सकते हो। उसके अलावा जो है वो फरवरी के भी जो आपके पेपर हुए थे वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में डलने वाले, तो आप लोग ये भी देख सकते हो। उसके अलावा आप लोग थर्ड चीज़ मैं बोलूँगा मॉक टेस्ट। अगर आपका स्कोर जो है वो 100 से कम है तो आप लोग मॉक टेस्ट को लगभग 10 दिन पहले से देना चालू करना है। और अगर आपका स्कोर जो है वो
100 से 120 के बीच में, तो आप लोग लगभग 20 दिन पहले से मॉक टेस्ट देना चालू करना रहेगा, क्योंकि अभी आपका जो टाइम है वो आपका एनसीईआरटी वाला और पीवाईक्यूज वाला टाइम है। आपको कुछ टॉपिक में जो है वो ग्रिप कम है, उसके कारण ही मार्क्स में कमज़ोरी आई है। तो आपको उन टॉपिक की ग्रिप अच्छी करनी है, तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री के लिए बोलूँगा, और केमिस्ट्री में भी खासकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके अलावा आप पीवाईक्यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी ना भी हो तो आपके पास शॉर्ट नोट्स रहे होंगे, कोचिंग के शॉर्ट नोट्स जो रहते हैं वो होंगे, या फिर नोट्स होंगे, वो भी आप लोग देख सकते हो। मॉक टेस्ट मार्गदर्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, आप लोग जाके देख सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है मॉक टेस्ट, और साथ में अपडेटेशन भी चलते जा रहा है। तो आपको जो फरवरी वाला पेपर हुआ था वो भी आप एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो, वो भी थोड़े दिन में अपलोड हो ही जाएगा, तो आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फटाक से देख के आओ। मॉक टेस्ट जो है वो आपको डेली नहीं देना है, डेली मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग डेली मॉक टेस्ट दो। आप लोगों को ये करना है कि मॉक टेस्ट देने के बाद 1-2 दिन का गैप रखना है, या फिर हफ्ते में आप 2 से 3 बार मॉक टेस्ट दे सकते हो, ताकि आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाओ, क्योंकि आप जैसा प्रिपरेशन में टाइम दे रहे हो तो आपको वैसा थोड़ा टाइम आपकी एनालिसिस में भी देना पड़ेगा, तभी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, वरना आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप मॉक टेस्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे आते हैं जिनके 120 से 150 के बीच में मार्क्स रहते हैं, अगर आपके 120 से 150 के बीच में मार्क्स है तो आपकी लगभग रैंक जो रहेगी वो 7K टू 15K के बीच में रहेगी। इस वाले चीज़ पे भी आपको एनआईटी मिल जाता है, बाकी एनआईटी में अच्छी ब्रांच भी मिल जाएगी आपको, मैकेनिकल केमिकल वगैरह भी मिल जाएगी, लेकिन आपको जो टॉप ब्रांचेस है सीएस हुआ या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस हुआ, इस तरीके की ब्रांचेस मिलना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, खासकर अगर आप अदर स्टेट से हो तो अभी भी आपका जो फोकस रहेगा वो मेनली तो रहेगा आपका जेई मेंस की तरफ, बाकी आपको वो साथ में आपको पार्शली जेई एडवांस की तरफ भी शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर अच्छा एनआईटी नहीं मिल सकता तो अच्छा आईआईटी नहीं मिलेगा, तो आपको पार्शली जेई एडवांस की तरफ भी शिफ्ट करना चाहिए, साथ में आपको मेंस की भी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि दोनों के सिलेबस में काफ़ी कम चेंज है। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूँगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि यार आपको जो दिक्कत है वो यहाँ पे ही आई, यहाँ से यहाँ जाने में आपको चाहिए मॉक टेस्ट। क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है प्रिपरेशन में कमी नहीं थी, लेकिन आपको जो एक्यूरेसी लेवल चाहिए था वो दिक्कत आ गई, या फिर प्रैक्टिस काफ़ी सही रहती है। अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको प्रैक्टिस ही रहेगी जो इम्पोर्टेंट रहेगी, तो आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट रहेगा, फिर सेकंड नंबर पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा, और लास्ट में अगर आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो या फिर नोट्स भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी 40 डेज़ बाकी है, तो आप लोग जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स या नोट्स पढ़ो। आप अल्टरनेटिव डेज मॉक टेस्ट दो, उसके अलावा आपकी प्रॉपर एनालिसिस करो, पीवाईक्यूज करो, और जो पिछले साल के पेपर है, मतलब पिछले बार है जेई मेंस के जो पेपर है, जो जेई मेंस 2021 का फरवरी अटेम्प्ट वाले पेपर है, उन अटेम्प्ट को आप एज अ मॉक टेस्ट भी दो, क्योंकि वही आपके लिए ज़्यादा काफ़ी रहेगा। आपकी जो ये प्रिपरेशन में 120 से 150 अगर आपको शिफ्ट करना है तो आपको वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो। प्रीवियस ईयर वाले पेपर को अगर एज अ मॉक देना है तो वो भी मार्गदर्शन की वेबसाइट पे अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हो। फिर अगर आपका स्कोर जो है वो 150 से अबव है, और लेकिन इसमें एको कैटेगरी इंट्रोड्यूस करूँगा 170 से नीचे है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपका जो फोकस रहेगा वो रहेगा मेनली जेई एडवांस की तरफ, लेकिन आप हल्का सा थोड़ा सा फोकस जो रखोगे वो जेई मेंस की तरफ भी रखोगे। ये हल्का सा थोड़ा सा क्या रहता है, कैसे फोकस रखना है, ये बात करूँगा। पहले मेनली जेई एडवांस की तरफ कैसे रखना है वो बात करते हैं। तो मैं कुछ बुक्स बता रहा हूँ जो आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा फॉर जेई एडवांस। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, तो इसमें मैं अरिहंत की सीरीज़ एंड सिंगेज को प्रीफर करूँगा, एंड की जगह ओवर कर लेना, इन दोनों में से कोई भी एक। फिर फिज़िक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें डीसी पांडे को बोलूँगा, इसमें भी ऑब्जेक्टिव एक
अलग अलग टॉपिक्स के लिए आती है, वो वाली नहीं, ऑब्जेक्टिव वाली। केमिस्ट्री में तीनों टॉपिक्स के लिए, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग बताऊँगा। ऑर्गेनिक के लिए अगर आप देखो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो हिमांशु पांडे बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ मुझे नहीं लगता आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा। सेकेंड, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी, क्योंकि काफ़ी वास्ट सिलेबस रहता है। इनऑर्गेनिक में आप कितना भी पढ़ लेते हो ना, तो भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक आपके रह जाते हैं। तो आपको इसलिए कम से कम आपको एनसीईआरटी जो है वो पूरी तरीके से याद ही रहनी चाहिए। और अगर आपको फिर भी रेफरेंस चाहिए तो आप JEE को पढ़ सकते हो। और यहाँ पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OP टंडन भी पढ़ सकते हो। बाकी ये आप अपने अपना पर, आप लोग जो भी देखना चाहो, आप लोग खुद ही समझदार हो इतना। फिर फिज़िकल में अगर मैं बात करूँ तो फिज़िकल में RK मुखर्जी बेस्ट है, आप लोग ये देख सकते हो। ये बुक्स में आपको 150 से अबव वालों को भी रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर 170 से अबव है तो भी रिकमेंड करना चाहूँगा। आप लोग दोनों देख सकते हो। उसके अलावा JEE एडवांस में आपको और कैसे रखना है, ये अभी मैं 150 से ज़्यादा वालों के लिए बता रहा हूँ। PYQs करना है आपको पिछले 5 सालों को छोड़ के। पिछले 5 सालों को छोड़ के क्या बोलना, इस बताता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जो भी पुराने आपको एज अ प्रैक्टिस के तरीके करना है। उसके अलावा जो लास्ट 5 वाले हैं ना, वो आपको लास्ट में एज अ मॉक देने हैं। आप लोग उसे अभी इसलिए नहीं करो ताकि आप जब मॉक की तरह उसे दो तो आपको फ्रेशनेस दिखे, ठीक है। तो आपको एज अ मॉक देने हैं। उसके अलावा पार्शली JEE मेंस की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में बात करते हैं। आपको बस पार्शली जो JEE मेंस के लिए पढ़ना है, उसके लिए आपको बस मॉक टेस्ट देना है। आपको उससे ज़्यादा कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसे मॉक टेस्ट के ज़रूरत दो। मॉक टेस्ट भी आप हफ्ते में 1-2 बार दो, 1-2 बार से ज़्यादा भली मत दो, क्योंकि आपकी मेन प्रिपरेशन जो रह रही है वो आपको JEE एडवांस की तरफ रखनी है। तो आप पार्शली JEE मेंस की थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करते रहो। वो मॉक टेस्ट जो रहेंगे वो आपको JEE एडवांस में भी बेनिफिट करेंगे। तो आप लोगों की आपको तैयारी इस तरीके से रखनी है। उसके बाद 170 मार्क्स वालों से बात करता हूँ मैं, जिनके मार्क्स 170 से ऊपर है उनके लिए। तो आपको ये तो फॉलो करना ही है। आपको जितने भी PYQs है ना, वो एज अ मॉक ही देना है। आपको सारे एज अ मॉक ही देना है, जितने भी 170 से ऊपर वालों। एज अ मॉक इसलिए देना है कि आपको प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है, और एज अ मॉक दोगे तो आपको एक वाइब आएगा JEE एडवांस वाला। तो आप एज अ मॉक दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके अलावा आपको जो मॉक है वो भी डेली नहीं देना है, आपको अल्टरनेटिव्स देना है। जितनी आप अपनी प्रिपरेशन में मेहनत कर रहे हो ना, उतनी आपको एनालिसिस में भी मेहनत करना है। अगर आप एनालिसिस में इतनी मेहनत करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, पक्का दिखेगा। तो आपको ये चीज़ करनी है। और इसके अलावा जो भी स्ट्रेटेजी JEE एडवांस के लिए रहने वाली है, वो और मैं अलग अलग वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, या फिर DM कर सकते हो, मुझे पर्सनली भी DM कर सकते हो, या फिर मार्गदर्शन के अलग अलग चैनल्स है उस पर भी आप DM कर सकते हो। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। मार्गदर्शन, फाइंड योर डेस्टिनी।